हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो फिर से स्टार्ट करते हैं हम डेली करंट अफेयर क्लासेस को। 24 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे एंड प्लीज़ नोट लास्ट दिवाली ब्रेक के कारण जो क्लासेस हमारी रह चुकी हैं उन्हें हम अपकमिंग सेशन में कवर करेंगे। एक्स्ट्रा 2 सेशन मुझे यहाँ पे ऐड करने होंगे उनके लिए। फिलहाल हम आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। 24 अक्टूबर के जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ नोट, एक प्रोग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। AEO प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड रिसेंटली पीएम मोदी ने अपनी जो दीपावली है वो सेलिब्रेट करी इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एयरक्राफ्ट कैरियर पर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है कोणार्क, यह न्यूज़ में रही, किस स्टेट में है इसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे रिसेंटली सेंटर ने एक अनदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रपोजल रखा है। कहाँ पर इसे बनाया जाएगा? रिजर्व्ड एरिया, जहाँ पर लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट लोकेटेड है एशिया के, और जगह का नाम है सारंडा। इसके बारे में हम जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया ने एक कंट्री के साथ कोलैब करा है रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम के लिए, यंग साइंटिस्ट को प्रमोट करने के लिए। इसके बारे में हम जानेंगे। एक्सरसाइज जैमिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसे रिसेंटली हमने जापान के साथ यहाँ पे किया है एंड यहाँ पे रिसेंटली 26th कंट्री को रिकग्नाइज किया गया जिन्होंने कम्प्लीटली ट्रकोमा डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया है, और इसी के साथ इंडिया को इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली यहाँ पे एक प्लांट को स्टार्ट करा है। प्लांट टाइटेनियम एंड सुपरलॉय के लिए है, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड तमिलनाडु ने यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का इनिशिएटिव रखा है, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड पीएम जनमन स्कीम का एक रीसेंट डेटा हाईलाइट हुआ है, जिसके लिए टॉप स्टेट कौन सा है उसे हम डिस्कस करेंगे। एंड स्पोर्ट्स अपडेट में 11th वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा मेजर रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इंडेक्सेस जो भी हाल फिलहाल न्यूज़ में रहे उन्हें हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्लीज़ नोट, लास्ट जो क्लास हमने कवर की थी उसी क्लास के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चंस, द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स वाज अनाउंस्ड अंडर विच यूनियन बजट? सो SMRI इंडेक्स को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और किस बजट में इसे अनाउंस किया गया था? एंड दैट वाज 25-26 बजट में SMRI इंडेक्स को यहाँ पे लाया गया था। विच कंट्री हैज अलोकेटेड $10 million टू बूस्ट कम्युनिटी रेजिलियंस टू नेचुरल डिजास्टर अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक? सो एशिया और पैसिफिक रीजन में जो नेचुरल डिजास्टर है उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर एक कंट्री ने $10 million का जो फंड है वो जारी किया है, उसका प्रपोजल रखा है। ये कंट्री कौन सी है? द UAE, ठीक है, द अरब नेशन। एंड गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, द गिफ्ट सिटी, रैंक्ड एट विच पोजिशन इन ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स? सो GFSCI 38, इसको यहाँ पे रिसेंटली इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया। और इंडिया से एक ऑनली जो फाइनेंशियल सेंटर है द गिफ्ट सिटी, और यहाँ पे गिफ्ट सिटी को रैंक मिला है इस इंडेक्स में 43। इसके अलावा हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN स्पेशल सर्वाइवल कमीशन फॉर 25-29, और इसके लिए रिसेंटली इलेक्ट किया गया है विवेक मैनन जी को। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया था विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर अचीविंग नियर जीरो क्लेम पेंडेंसी, और इसके लिए रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का टाइटल जीता है। इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड पर्शियन ब्लू कैप्सूल्स टू विच कंट्री टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ सीजियम 137 कंटेमिनेशन? सो रिसेंटली एक देश में सीजियम 137 का जो प्रकोप है, बेसिकली उनके फूड में ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसकी प्रेजेंस को देखा जा रहा है, और इसी के लिए इंडिया ने एक हेल्प की थी। यहाँ पे कुछ मेडिसिन दैट इज़ पर्शियन ब्लू कैप्सूल्स इन्हें भेजा था। और कौन सा कंट्री है जिसमें ये कंटामिनेशन रिकॉर्ड किया गया था, जिसके कारण US ने इनका इम्पोर्ट यहाँ पे बैन कर दिया था? इंडोनेशिया इट इज़। एंड द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फंक्शंस अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? सो ये फंक्शन करता है CSIR के तहत। एंड MCPS को हमने डिस्कस करा था किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है? DRDO ने इसे डेवलप करा है। एग्जैक्टली DRDO का एक लैब है और एक R&D है बेंगलुरु बेस्ड, इन लोगों ने इसे मिलकर बनाया है। एंड विच स्टेट वॉन द 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप दैट इज राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी? मणिपुर ने इसे जीता है हाल फिलहाल में। द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर है यह इस गेम के लिए। एंड विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? एंड यहाँ पे राजस्थान ने यहाँ पे इसे होस्ट करा है 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क? सो रिसेंटली एक प्रोग्राम न्यूज़ में जिसका नाम है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर,
और इंडिया में किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत इसे ऑपरेट किया जा रहा है, दैट्स द क्वेश्चन. प्लीज नोट द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क. रिसेंटली EEO प्रोग्राम न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज यहाँ पे एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को मैनेज करती है. और इन लोगों ने इंडिया के EEO प्रोग्राम की प्रशंसा की है, प्रेज किया है, एंड दैट्स वाई इंडिया का जो EEO प्रोग्राम है ये न्यूज़ में आ गया. हम लोगों ने यहाँ पे जो MSME है उनका पार्टिसिपेशन ग्लोबल ट्रेड में उसे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करा है इंडिया के EEO प्रोग्राम की हेल्प से. प्लीज़ नोट यहाँ पर EEO प्रोग्राम होता क्या है. जो डिफरेंट कंट्रीज़ है जो इंडिया से एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स का डिफरेंट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, सो पर्टिकुलर कंपनीज को यहाँ पर AEO सर्टिफिकेट दिया जाता है. एक प्रॉपर स्टेटस है जिसके तहत उनको एक पहचान मिलती है कि येस इनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए एकदम सूटेबल है. सो इंडिया के AEO प्रोग्राम से ही वह AEO सर्टिफिकेट पर्टिकुलर कंपनी को दिया जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए. एंड रिसेंटली WTO ने हमारे इस प्रोग्राम को MSME को बूस्ट करने के लिए प्रेज किया, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया. सो इस क्वेश्चन को EEO प्रोग्राम को समझने के लिए कुछ फ्रेमवर्क को हमें जानना पड़ेगा. EEO प्रोग्राम को रखा किसने है, यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे इंडिया ने कब इसे लॉन्च करा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर एक ऑलरेडी बॉडी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. नाम से समझ में आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर ही कस्टम को देख रही है. कस्टम यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जितना भी ड्यूटी लग रहा है, जो भी टैरिफ लग रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट इज ऑल कस्टम. सो इन सब को मैनेज करने के लिए यहाँ पर है द WCO. WCO को यहाँ पे बनाया जाता है 1952 में. इनका हेडक्वार्टर सेम जगह पर है जहाँ पर आपको यूरोपियन यूनियन का मिलेगा, नाटो का मिलेगा. कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इन लोगों का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, द WCO. आगे जाकर 2005 में ये लोग एक फ्रेमवर्क को यहाँ पे लॉन्च करते हैं. उस फ्रेमवर्क का नाम है द WCO सेफ फ्रेमवर्क. सेफ फ्रेमवर्क का मेन गोल क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर जो सप्लाई चेन है उसे ईजी बनाना. सप्लाई चेन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट का जो भी एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है उसे ईजी बनाना कस्टम को मैनेज करते हुए. उसके लिए ये लोग एक सेफ फ्रेमवर्क को लाते हैं. अब इस सेफ फ्रेमवर्क में काफ़ी सारे प्रपोजल रखे गए. उसी में से एक जो पिलर है दैट इज़ द AEO प्रोग्राम. सो यहाँ पर AEO प्रोग्राम का मेन गोल क्या है? वर्ल्ड ट्रेड को सेफ बनाना, यही इसका गोल है. और उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जो वर्ल्ड लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, कस्टम को क्लियर करते हुए ट्रेड कर सकती है. एंड दैट इज़ द गोल ऑफ AEO प्रोग्राम. अब WCO के इस AEO प्रोग्राम को इंडिया अडॉप्ट करता है 2011 में. और इंडिया से कौन है, कौन सी बॉडी है जो AEO प्रोग्राम को यहाँ पे मैनेज कर रही है? एंड दैट इज CBIC, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. ठीक है. सो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इंडिया में AEO प्रोग्राम को CBIC ने 2011 में लॉन्च करा. 2016 में पॉलिसीज़ को यहाँ पे रिवाइज किया गया था AEO प्रोग्राम के लिए. और कस्टम ट्रेड पार्टनरशिप को बूस्ट करना यहाँ पे गोल है CBIC के AEO प्रोग्राम का. AEO प्रोग्राम को ऑफिशियली WCO ने यहाँ पे लॉन्च करा है किस फ्रेमवर्क के तहत? दैट इज सेफ फ्रेमवर्क. एंड रिसेंटली यहाँ पर एक अदर बॉडी दैट इज WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने इंडिया के AEO प्रोग्राम को प्रेज करा. एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में आ गया. होप सारे जो की टर्म्स है वो आपको क्लियर हो चुके हैं. अच्छा, यहाँ पर WTO को भी डिस्कस किया जा रहा है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों का मेन गोल क्या है? पॉलिसीज़ को बनाना ट्रेड के लिए. इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेड को लेकर, उन सबको सॉल्व करना, यह मेन गोल है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक एग्रीमेंट के तहत या बाद में आता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था गेट, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे WTO को बनाया जाता है. कब? 1995 में. दैट्स ऑल. सो यहाँ पे कुछ अदर प्रोग्राम्स को हम रिवाइज करेंगे जो लास्ट करंट अफेयर्स में रहे थे. एंड दे आर, सो टेलीमानस को हमने डिस्कस करा था. एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसे यहाँ पे स्टार्ट करा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने.
which state government has launched the Rahavir Reward Program under the Good Samaritan Initiative. So Good Samrat Initiative, इसके तहत राहवीर को यहाँ पे स्टार्ट करा है उत्तर प्रदेश ने. नक्शा प्रोग्राम का मेन गोल क्या रहा था यहाँ पर? इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इन अर्बन लैंड गवर्नेंस. जो भी लैंड मैनेजमेंट है उसको बूस्ट करना नक्शा प्रोग्राम का मेन गोल है यहाँ पे. What is the name of the program recently approved by the high level committee headed by the Union Home Minister to tackle urban flooding? और इसके लिए यहाँ पर इन लोगों ने अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फेज 2 को स्टार्ट किया है. एंड रैम्प को हमने डिस्कस करा था. रैम्प का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, जैसे तेलंगाना ने यहाँ पे स्टार्ट करा है. लीप को हमने डिस्कस करा था, द लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, और इसे यहाँ पे लॉन्च करा है कर्नाटका ने. कोर प्रोग्राम को हमने डिस्कस करा था और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज करा है? सो बेसिकली हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इनका प्रोग्राम है, डिफेंस से रिलेटेड है द कोर प्रोग्राम. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट. So, what is the name of India's first indigenously designed and manufactured aircraft carrier? So, यहाँ पे भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? हम सभी जानते हैं, दैट इज INS विक्रांत. प्लीज़ नोट, इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम भी INS विक्रांत था, और उसे ही ऑनर करने के लिए अगेन यहाँ पर जो स्वदेशी डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम भी INS विक्रांत ही रखा गया. सो रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जो दीपावली उसे सेलिब्रेट करा INS विक्रांत पर, आर्म फोर्सेस को प्रेज करते हुए और ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट करने के लिए. एंड दैट्स वाई INS विक्रांत यहाँ पे न्यूज़ में आ गया. सो INS विक्रांत की अपडेट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी डिज़ाइन एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, जिसे डिज़ाइन तो यहाँ पे किसने करा है? इंडियन नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, लेकिन कंस्ट्रक्शन करा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने. सो दोनों का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, डिज़ाइनर कोई और है, कंस्ट्रक्टर कोई और है. 2022 में इसे कमीशन कर दिया गया था. 262 मीटर लॉन्ग है ये, 62 मीटर वाइड है, 40 डेक्स है, एंड फुल लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 43,000 टन का ये जो वेट है अपने साथ कैरी कर सकता है. सो INS विक्रांत, द फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट कैरियर. दैट्स ऑल. अच्छा, इससे पहले जो INS विक्रांत था, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर. ठीक है, उसका नाम भी INS विक्रांत था. एंड इसका काफ़ी रोल रहा है. 1971 का जो हमारा इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें INS विक्रांत का रोल था, और INS विक्रांत को 1997 में डिकमीशन कर दिया गया था. एंड दैट्स वाई हमारे पुराने वाले INS विक्रांत को ऑनर करने के लिए इंडिया का जो पहला स्वदेशी डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चरर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम भी INS विक्रांत ही यहाँ पे रखा गया. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन. INS से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे. कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे न्यूज़ में जिसका नाम है कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्लीज़ नोट कहाँ पर यह है लोकेटेड है? पुरी. और पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में. सो उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है. सो रिसेंटली यहाँ पर एक डियर है, उसकी पॉपुलेशन में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, एंड दैट्स वाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आ गया. द स्पॉटेड डियर पॉपुलेशन इज रैपिडली डिक्लाइनिंग इन कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड दैट्स वाई हम इसे डिस्कस कर रहे हैं. सो इस सेंचुरी को 23 अप्रैल 1984 को डिक्लेयर किया गया था, एंड पुरी से कोणार्क के बिटवीन यह लोकेटेड है. सेंटी कोस्टल एरिया को ये कवर कर रही है. कैशियो ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एंड कैसियोरिना कुछ इस टाइप का ये प्लांट है जो यहाँ पे आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा. ओवरऑल यहाँ पर स्पॉटेड डियर यह न्यूज़ में रहा बिकॉज इसकी पॉपुलेशन इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्रीज हो रही है. सो इसका जो IUCN स्टेटस है उसे हम ध्यान रखना है, लीस्ट कंसर्न है, और मोस्ट कॉमन डियर है ये इंडियन फॉरेस्ट का, मोस्टली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, लास्ट क्लासेस में देखी हो हमने. सो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो किस स्टेट में यह लोकेटेड है? गोवा में यह लोकेटेड है. असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर, कौन से माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? अरावली हिल रेंज में यह लोकेटेड है. माले महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? सो प्लीज नोट कर्नाटका में लोकेटेड है.
नांगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यह पंजाब रीजन में आपको देखने को मिलेगा। लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट और यूटी में, जम्मू कश्मीर में यह लोकेटेड है। The next one, the red-necked phalarope was recently spotted for the first time at which bird sanctuary in Tamil Nadu? So recently जो species है the red-necked phalarope तमिलनाडु के किस बर्ड सैंक्चुरी में से देखा गया, and that is नंजारायण बर्ड सैंक्चुरी में इसे स्पॉट किया गया रिसेंटली। इसके अलावा द स्पाइडर स्पीशीज दैट इज एरियनस नॉक्स वाज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो स्पाइडर मकड़ी की स्पीशीज द एरियनियस नॉक्स, और इसे रिसेंटली इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट किया गया। एंड इदुकी ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो केरला में ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving on the next question, India and which country launched the Ramanujan Junior Research Program for Young Scientists? So यहाँ पे इंडिया ने कंट्री के साथ कोलैब करके लॉन्च करा है रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम यंग साइंटिस्ट को प्रमोट करने के लिए, एंड दैट कंट्री इज यूके। सो यूके के साथ हमने इसके लिए कोलैब करा है। वी ऑल नो यूके के प्राइम मिनिस्टर दैट इज कीर स्टारमर इंडिया के विजिट पे रहे थे, और उसी टाइम पर ये जो लॉन्च है इसे किया गया रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। इसके तहत जितने भी इंडियन फिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियंस है, इन्हें यहाँ पे लंदन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज। सो दैट इंडिया और यूके के बिटवीन जो भी इंटरनेशनल साइंटिफिक डायलॉग है, टैलेंट एक्सचेंज है, उसे यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। सो एक मेजर कोलैब इंडिया एंड यूके के बिटवीन, एंड ऑनर किया गया द मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन को। दैट्स ऑल। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ जो एक दो फैक्ट हमें जानने हैं, एंड दैट इज अबाउट द रामानुजन सर। इनके लिए एक डे है, वी ऑल नो, बर्थ एनिवर्सरी दैट इज 22 दिसंबर, जब इंडिया यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा होता है द नेशनल मैथमेटिक्स डे। सो ये फैक्ट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है रामानुजन सर के लिए। द सेकेंड, एक फेमस नंबर है यहाँ पर जिसे कहा जाता है रामानुजन हार्डी नंबर 1729, बिकॉज ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो दो अदर पेयर्स के क्यूब का सम है, जस्ट लाइक 1 का क्यूब एंड यहाँ पर है 12 का क्यूब, इनका सम दैट इज इक्वल्स टू 1729। इसके अलावा 9's क्यूब एंड 10's क्यूब इट इज आल्सो इक्वल्स टू 1729, और इस टाइप का ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे रामानुजन सर ने यहाँ पे फाइंड किया था, एंड दैट्स वाई रामानुजन हार्डी नंबर इसे कहा जाता है। ब्रिटिश साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसे फाउंड किया गया था। इसके अलावा एक बुक है, एक फिल्म है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। सो प्लीज नोट, ये एक बायोग्राफी है, एंड किसकी बायोग्राफी है? ये इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की बायोग्राफी है ये, और ब्रिटिश बायोग्राफिकल फिल्म है बेसिकली, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, जो इंडियन साइंटिस्ट पर बेस्ड है। सो इस फिल्म को ध्यान रखना है, जो ब्रिटिश है और रामानुजन सर को ऑनर करने के लिए यहाँ पे बनाई गई थी। दैट्स ऑल। सो ये 3 फैक्ट आपको सर के बारे में जानने ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज जामिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो रिसेंटली जापान और इंडिया के बिटवीन इसे करवाया गया था, एंड यहाँ पर INS सह्याद्री इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचा। INS सह्याद्री वी ऑल नो किस क्लास से यह रिलेटेड है? शिवालिक क्लास से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 17 है यहाँ पर। प्रोजेक्ट 17 में कितनी फ्रिगेट्स है? ओनली 3 फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17 में, और उसमें से एक फ्रिगेट का नाम क्या है? INS सह्याद्री। सो रिसेंटली यह पहुंचा जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन रजत कुमार। एक्सरसाइज 16 to 17 अक्टूबर हुआ, कहाँ पर? क्यूशो आइलैंड ऑफ जापान। और जापान की कुछ यहाँ पर जो भी वेसल है न्यूज़ में, जस्ट लाइक JS साशी, JS ओमी, सबमरीन, आर्टिलरी ब्रिगेड, एयरक्राफ्ट कंट्रोल एंड वार्निंग विंग, ये सब जापान की जो भी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे देखने को मिला। ओवरऑल जापान और इंडिया में जितने भी टेक्निकल स्किल्स है, कोऑपरेशन है, उसे बूस्ट करने के लिए मेजर जो नेवी एक्सरसाइज है दैट इज जेमिक्स। तो जेमिक्स एक नेवी एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बिटवीन, और INS सह्याद्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुंचा। सो इस क्वेश्चन के साथ हम फ्रिगेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज फ्रिगेट। सो फ्रिगेट से रिलेटेड डिफरेंट क्लास और उनसे एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट नेम से हम उनको जानेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी INS हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द मोस्ट कॉमन शिवालिक क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17।
जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। INS सह्याद्री इसी का पार्ट है। अच्छा, शिवालिक क्लास फ्रिगेट से पहले इंडिया के पास जो क्लास थी उसका नाम क्या है? हमने काफ़ी टाइम उसे डिस्कस भी किया है, एंड दैट इज प्रोजेक्ट 1135.6। और उस क्लास का नाम क्या है? इसे कहा जाता है क्रवक, और यू कैन से तलवार क्लास। तो ध्यान रखना, क्रवक और तलवार क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट 1135.6 से एसोसिएटेड है, जो इंडिया एंड रशिया के बिटवीन प्रोजेक्ट था, जिसके तहत टोटल 10 फ्रिगेट इंडिया में आई थी। कुछ इंडियन थी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई थी रशियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नाम क्या रहा था उनका? जस्ट लाइक INS तुर्शल, तलवार, तेज, तरकश, त्रिकंत, काफ़ी टाइम हमने डिस्कस करा है। एंड क्रवक और तलवार क्लास जो प्रोजेक्ट 1135.6 है, इन फ्रिगेट से पहले इंडिया के पास कौन सी फ्रिगेट्स थी? सो ध्यान रखना, नाम से बता रही हूँ, ब्रह्मपुत्र क्लास की फ्रिगेट्स थी हमारे पास, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और इसका नाम था प्रोजेक्ट 16A। इसके तहत भी कुछ फ्रिगेट्स यहाँ पर इंडिया के पास आई थी, जिनका नाम रिवर्स के नाम पे रखा गया था, जस्ट लाइक INS बेतवा, ब्यास, INS ब्रह्मपुत्र, दैट्स ऑल। ब्रह्मपुत्र से पहले इंडिया के पास जो फ्रिगेट्स थी वो गोदावरी क्लास की थी, और इसमें जो फ्रिगेट्स रखी गई थी उसका नाम भी रिवर्स पे था, जस्ट लाइक INS गंगा, INS गोमती, INS गोदावरी, ठीक है। सो शिवालिक क्लास से पहले वाली फ्रिगेट्स मैंने आपको बताई है, क्रवक और तलवार क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट है 1135.6। उससे पहले ब्रह्मपुत्र क्लास प्रोजेक्ट है 16A। उससे पहले गोदावरी क्लास प्रोजेक्ट है 16। नाउ प्रोजेक्ट 17 के बाद वाली कौन सी है? ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, प्रोजेक्ट 17A। इवन इससे रिलेटेड जो INS उनका नाम मैंने आपसे पूछा भी था, किसी ने हमें कमेंट में बताया भी था। सो प्रोजेक्ट 17A, और इसकी क्लास का नाम क्या है? सो इसकी क्लास का नाम है यहाँ पर नीलगिरी क्लास। और इसमें कौन कौन से फ्रिगेट्स यहाँ पे आती है उनका नाम है INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी, विंध्यागिरी, सॉरी। एंड प्रोजेक्ट 17A के बाद इंडिया के पास जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है फ्रिगेट्स बनाने के लिए, एंड दैट इज फॉर नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट। सो इंडिया अभी काम कर रहा है फ्यूचर फ्रिगेट्स पर। जो मॉडर्न फ्रिगेट्स है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत चल रही है नीलगिरी क्लास के साथ, एंड नाउ इंडिया काम कर रहा है प्रोजेक्ट फ्यूचर जनरेशन फ्रिगेट्स पर, और इसका नाम है प्रोजेक्ट 17 ब्रावो, ठीक है, B फॉर ब्रावो, प्रोजेक्ट 17B, जिसमें फ्यूचर फ्रिगेट्स को इंडिया बना रहा है। जो हमने देखा था ना प्रोजेक्ट कुशा, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन वेसल्स में लगाई जाएगी। होप सारे क्लासेस, सारे प्रोजेक्ट्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए, मालूम चल चुके हैं, और इनसे रिलेटेड वेसल्स भी। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to UN Global Forest Resource Assessment 2025, what is India's rank in the world's total forest area? So यहाँ पे इंडिया की रैंक को हाईलाइट किया गया वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट एरिया क्राइटेरिया में। प्लीज नोट, ये जो असेसमेंट है GFR है, UN का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, और इसे रिसेंटली इंडिया में यहाँ पे पब्लिश करा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। सो FAO ने इसे रिलीज करा, इस असेसमेंट को, और इस असेसमेंट ने सम 236 कंट्री का डेटा का यहाँ पर जो एनालिसिस है वो किया है, और यहाँ पर इन लोगों ने जो बेस ईयर लिया है वो 1990 से लेकर 2025 तक का ईयर, और इस ईयर के बिटवीन जितना भी फॉरेस्ट एरिया इन डिफरेंट 236 कंट्रीज में इनका आकलन एनालिसिस यहाँ पे किया गया, और उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी गई। सो यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है वो 9 है ग्लोबल लेवल पर टोटल फॉरेस्ट एरिया कैटेगरी में, लेकिन हम यहाँ पर थर्ड रैंक पर एग्जिस्ट करते हैं एनुअल फॉरेस्ट गेन कैटेगरी में। हर साल जितना भी फॉरेस्ट गेन इंडिया में हो रहा है उसके लिए हम ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर थर्ड रैंक पर है, और ये जो रैंकिंग है UN के ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अकॉर्डिंग दी गई, एंड रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसे हाईलाइट करा इंडिया की सक्सेस को, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज में आ गया। प्लीज नोट, यहाँ पर इस असेसमेंट में कुछ डेटा को हाईलाइट किया गया, उस डेटा को हम यहाँ पर देख रहे, टॉप कंट्रीज बाय द फॉरेस्ट एरिया। सो यहाँ पे फर्स्ट रैंकर कौन है? रशिया, 833 मिलियन हेक्टेयर के साथ। सेकेंड कौन है? ब्राजील, 500 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया के साथ। थर्ड रैंक पर यहाँ पर कनाडा है, 350 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया के साथ। फोर्थ पर यहाँ पर USA, 300 मिलियन
हेक्टेयर एरिया के साथ, एंड इंडिया यहाँ पर 9th रैंक पर है। जबकि जो फॉरेस्ट ग्रोथ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइना में 1.7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, देन रशिया में है 0.9 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, देन थर्ड रैंक पर इंडिया आता है 0.2 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर ग्रोथ के साथ। दैट्स ऑल। सो FAO ने इसे हाईलाइट करा और असेसमेंट है UN का GFRA। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करें थे सारंडा। Saranda, the largest sal forest in Asia, is located in which Indian state? So please note, एशिया का लार्जेस्ट जो भी साल फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में लोकेटेड है, जगह का नाम सारंडा है और सारंडा यहाँ पे झारखंड में है। सो रिसेंटली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को ऑर्डर दिया है कि आप लोग प्लीज़ एक न्यू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को बनाए सारंडा फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए, बिकॉज ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का ही नहीं एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट एरिया है यह। दैट्स वाई सारंडा का मीनिंग क्या होता है, द लैंड ऑफ 700 हिल्स। और यहाँ पर मेजर जो कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज आपको देखने को मिलेगी, द हो, मुंडा, अरॉन। सो ये सब यहाँ पर रहने वाली जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है। ओवरऑल इस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सारंडा को बनाना एक न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो यहाँ पर एक मेजर रिवर जो सारंडा फॉरेस्ट से फ्लो होती है उसका नाम आपको ध्यान रखना, दैट इज कोयना रिवर। सो कोयना रिवर झारखंड में और सारंडा फॉरेस्ट से निकलने वाली। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द 26th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न? सो यहाँ पे रिसेंटली 26 कंट्री को आइडेंटिफाई किया गया जिन लोगों ने अपने देश से ट्रकोमा को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया, और इसके लिए जो अनाउंसमेंट है वो किसने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड दैट 26th कंट्री इज फिजी। सो फिजी यहाँ पे ऑफिशियली 26th कंट्री बन चुका है पब्लिक हेल्थ कंसर्न डिजीज ट्रकोमा को एलिमिनेट करने के लिए। प्लीज नोट फिजी ये कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ पैसिफिक ओशन में यह आपको देखने को मिलेगा, एक आइलैंड कंट्री है यहाँ। इसकी कैपिटल क्या है, सुवा। सुवा इज द कैपिटल। एंड रिसेंटली एक ट्रकोमा जो कि आई डिजीज रिलेटेड एक डिजीज है, आई से रिलेटेड, और इसको एलिमिनेट इन लोगों ने कर दिया, और ऐसा करने वाला ये 26th कंट्री यहाँ पर बना है। ट्रकोमा के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो भी ट्रकोमा है बेसिकली जो ब्लाइंडनेस है उसका मेजर कारण यह है। कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा ट्रकोमा, जिसके कारण जो भी आई इन्फेक्शन यहाँ पे होता है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट इज क्लमीडिया ट्रकोमेटिस। सो इसका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ट्रकोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लमीडिया ट्रकोमेटिस। दैट्स ऑल। इंडिया को इसके साथ अगर हम रिलेट करें, सो प्लीज नोट इंडिया को यहाँ पे 2017 में ही ट्रकोमा से फ्री अनाउंस कर दिया गया था बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में ही हम इससे फ्री हो चुके थे, एंड रिसेंटली इसकी मेजर जो भी अपडेट है, सर्वेलेंस है, वो चल रही है। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसे हम यहाँ पर देख लेंगे, ओनली द NTCP प्रोग्राम, नेशनल ट्रकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे 1963 में लॉन्च किया गया था। आगे जाकर इसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस से मिला दिया गया था। दैट्स ऑल। 2017 में हमने इसे रिप्लेस मतलब ख़त्म कर दिया कम्प्लीटली, और अभी तक 0 केसेज है इंडिया में एज पर दी वेरियस रिपोर्ट फॉर दी ट्रकोमा। माइनर हो गया यार, कुछ 1% से भी लेस होंगे केसेस, अगर होंगे भी तो। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने एक प्लांट यहाँ पे स्टार्ट करा है। सो वेयर इज द टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटीरियल प्लांट इनोग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, एंड दैट लोकेशन इज ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। सो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटीरियल के जो प्लांट है PTC इंडस्ट्रीज लखनऊ में स्टार्ट करा, सो दैट डिफेंस मटेरियल्स के लिए इंडिया को यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सो ये जो प्लांट है किसका पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत विजन का पार्ट है, जिसे इंडिया ने कब लॉन्च किया था, 2020 में इंडिया ने इसे लॉन्च करा था। और इस प्लांट के तहत यहाँ पर इंडिया उन सारे कंपोनेंट्स को बनाएगा जिसे यूज़ किया जाता है फाइटर जेट में, मिसाइल्स में, नेवल सिस्टम में, सैटेलाइट में, सो दैट उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो भी प्रोजेक्ट है उसे यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। ओवरऑल इंडिया की जो
इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसे यहाँ पे ख़त्म करना है, आत्मनिर्भर भारत गोल को बूस्ट करना है, और इंडिया के जो भी मटेरियल है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए उसे इंडिया में ही बनाना है, यही इस प्लांट का यहाँ पर मेन गोल है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city has become the first in India to fully operationalize the real-time flood forecasting and special decision support system? So यहाँ पर एक शहर जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप का इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट करा है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, एंड इस प्रकार इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है फुल्ली ऑपरेशनलाइज द रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग, जो कि जो भी आपदा है उसके लिए प्रेडिक्शन कर सकता है, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए काफ़ी सारे इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को यहाँ पे स्टार्ट करा है। और ऐसा करने वाला जो बना है द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई। सो रिसेंटली चेन्नई तमिलनाडु, और अक्टूबर 2025 में ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट सिटी जिन लोगों ने कम्प्लीटली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर लिया रियल टाइम पे फ्लड फॉरकास्टिंग और फ्लड मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट सिस्टम। ये जो सिस्टम है डिफरेंट डेटा को यहाँ पे यूज़ करेगा, जस्ट लाइक इस सिस्टम में कौन कौन से डिवाइसेस का जो प्रपोजल है यहाँ पर तमिलनाडु ने रखा है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। सो ऑटोमेटिक रेन गॉजेस सिस्टम को यहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि रेन से रिलेटेड अपडेट को यहाँ पर देंगे रियल टाइम पे, सो दैट फ्लड मैनेजमेंट के लिए पहले से ही जो भी तैयारी है वो किया जा सके। इसके अलावा जो भी अदर डिवाइसेस है जो यहाँ पे हाईलाइट में रहे, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो कि विंड स्पीड, मॉनसून, इन सब के बारे में बताएंगे, ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर्स, वाटर लेवल को बताएं कि कहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है, गेट सेंसर्स। सो ये सब सिस्टम इस रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में लगाए गए हैं, और ऐसा करने वाला भारत का ओनली पहला शहर यहाँ पर चेन्नई बना है, एंड दैट्स वाई है न्यूज़ में आ गया। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, और वर्ल्ड बैंक के साथ तमिलनाडु को यहाँ पर सपोर्ट मिला है, इसके लिए जो फंड है वर्ल्ड बैंक ने दिया है, और इस प्रकार इसे स्टार्ट कर दिया है। कौन कर रहा है इसे मैनेज तमिलनाडु से, उस अथॉरिटी का नाम देख लीजिए, तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, दैट्स ऑल। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रांट फंड बाय द वर्ल्ड बैंक टू द तमिलनाडु, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, So, which ministry received the award for outstanding contribution to the implementation of the PM Janman scheme in October 2025? So, यहाँ पे PM जनमन को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड है वो किसे दिया गया है, किस मिनिस्ट्री को गया है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को रिसेंटली आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया पीएम जनमन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। सो श्री अनिल मलिक, द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन लोगों ने इस अवार्ड को यहाँ पर रिसीव करा, और ये जो सेरेमनी है आदि कर्मयोगी अभियान विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में कुछ हुआ, और पीएम जनमन फुल फॉर्म वी ऑल नो, जो भी इंडिया का ट्राइबल वेलफेयर है उससे ये रिलेटेड है। कब इसे लाया गया था, 2020 में लाया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, एंड दैट इज जुआल ओरम, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वेलफेयर करना यही इसका गोल है, और फुल फॉर्म हमें पता ही है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन का अवार्ड दिया गया, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। स्पोर्ट्स अपडेट में हम डिस्कस करें द 11th वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 11th चैंपियनशिप फॉर द वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग 2025, दैट इज इजिप्ट। सो इजिप्ट पहली बार इसे कर रहा है, कहाँ पर, कायरो में, और एग्जैक्टली अफ्रीका का डेब्यू है यह बेसिकली इस इवेंट में। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो डेब्यू कर रहा है इस चैंपियनशिप के लिए, और इजिप्ट कायरो को इसके लिए सिलेक्ट किया गया। 11 से लेकर 18 अक्टूबर यह गेम यहाँ पे होस्ट किया गया। सो एग्जैक्टली इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक गेम सिटी, यहाँ पे इसे होस्ट किया गया। सम 537 एथलीट फ्रॉम डिफरेंट 70 कंट्रीज, पेरिस 2024 के जो भी पैरालंपिक चैंपियंस है वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुंचे। गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, विनर हमारे पास है चाइना। चाइना यहाँ पे 6th ओवरऑल, मतलब 6th टाइटल है चाइना का 11th वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए। इससे पहले 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइटल यह जीत चुका है लगातार, और यहाँ पे एक इंडियन प्लेयर का नाम हाईलाइट में रहा, दैट इज जॉबी मैथ्यू। सो आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के साथ, इंडियाज जॉबी मैथ्यू, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है 65 kg मास्टर कैटेगरी में, और 300 kg लिफ्टिंग में। 300 kg बेसिकली दो टाइप की कैटेगरीज है, ये है स्नैच
और क्लीन एंड जर्क में। सो स्नैच कैटेगरी जिसमें इन्होंने पूरा जो भी वेट लिफ्टिंग है हेड तक उठाया और 148 केजी तक, और क्लीन एंड जर्क में इसमें इन्होंने उठाया है 152 केजी का 2 स्टेप में। पहले वेट को शोल्डर तक, देन उसे अबव हेड तक पुश करना, एंड दैट इज कॉल्ड क्लीन एंड जर्क। ओवरऑल इन दोनों 148 एंड 152 केजीज को मिलाकर 300 केजी को लिफ्ट करके इस चैम्पियनशिप में इन्होंने इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, और इन्होंने खुद का ये रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है जो इन्होंने बीजिंग वर्ल्ड कप 2025 में 150 केजी के साथ बनाया था। सो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, जॉबी मैथ्यू। इंडिया को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया इजिप्ट के कायरो में चल रहे 11th वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने यही जो क्वेश्चन है 12 यहाँ पे डिस्कस करे। इसके अलावा कुछ 2 एक्स्ट्रा सेशन मुझे डालने हैं, एंड डेली करंट अफेयर क्लास तो हमारी आज से स्टार्ट हो चुकी है, एंड जो 2 एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे अपडेट करनी है उसका टाइमिंग आप मुझे बता दीजिए किस टाइम पर मैं उन्हें अपलोड करूँ। हर एक क्लास में यहाँ पे 20 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी, और इस प्रकार लास्ट जो 40 क्वेश्चन है वो हमारे इन दोनों क्लासेस में कवर हो जाएंगे। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट 25 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।